हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। हमने लूसेंट में बायो का जो फोर्थ चैप्टर है स्टडी ऑफ सेल, उसका हमने प्रोटोप्लाज्म तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो प्रोटोप्लाज्म के टाइप है और भी सेल में क्या क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है उसको डील करेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि एक सेल हुआ, ठीक है, ये सेल हुआ और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मतलब हुआ और इसके अंदर ये न्यूक्लियस हुआ। तो ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जब दोनों को मिला देते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको प्रोटोप्लाज्म है। तो इसके बारे में वही लिखा हुआ है। और इसको डिस्कवर किसने किया है, उसका नाम जो दिया है वो पुरकेंजे ने दिया है 1839 में, और इसको डिस्कवर दुजार्जन ने किया है। ये एक लिविंग पार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये लिविंग पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दो टाइप होता है सब, मतलब इसका साइटोप्लाज्म हो गया जो कि न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला हो गया, और न्यूक्लियोप्लास्ट जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है कि जो 99% होते हैं प्रोटोप्लाज्म उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, ये सब लिखा हुआ है। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म में बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, वाटर का कंपोनेंट होता है। 80% इसमें वाटर होता है, और कार्बनिक और इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बात किया जाए तो 81:19 का रेशियो होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसको डिस्कवर्ड जो है वो एल्टमैन ने किया था 1886 में। ये एक सिलेंड्रिकल रॉड शेप टाइप का होता है, इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ ये जो होता है ना, डबल डबल होता है लेयर का, दो लेयर होता है इसके चारों ओर। तो जैसे कि कुछ होते हैं ना, कुछ सिंगल लेयर्स होते हैं, कुछ डबल। तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कौन से डबल लेयर कौन सिंगल लेयर। तो जैसे न्यूक्लियस हो गया हमारा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर प्लांट में प्लास्टिड हो गया, ये सब जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या कहा, डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया और प्लांट प्लास्टिड से, ये सारे जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन उसके चारों ओर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन का बात करूँ मैं तो लाइजोसोम होते हैं, फिर गोल्जी एपरेटस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और एक वैक्यूल प्लांट में होता है। ये सब जो होता है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से रहता है। लेकिन दो लाइजोसोम्स और नहीं, ये राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम जो होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ये भी आपको ये टर्म समझ में नहीं आए, बट मैं आगे इसको डील करूँगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो डिस्कवर किसने किया, तो ये एल्टमैन ने 1886 में डिस्कवर किया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि डबल लेयर होते हैं। ठीक है, तो जो अंदर वाले लेयर होते हैं वो इस तरह से ऐसे ऐसे फोल्ड किए रहते हैं, फोल्ड किए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्टिया बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये लिक्विड बेसिकली इसमें एंजाइम्स को एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइट अगर पूछा जाएगा कि किसको हम कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल जो कि यूकार्योटिक के अंदर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये बात कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक वो है जिसके पास खुद का अपना डीएनए है, और वो जो सेल जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर होता है। तो एक प्रोकार्योटिव सेल है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूकार्योटिव के अंदर, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ फंक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये क्वेश्चन हर बार पूछते हैं कि जो सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें एनर्जी फॉर्म होता है, जैसे कि ग्लूकोज जो टूटा वो पायरुवेट में हुआ, फिर वाटर CO2, और एनर्जी एनर्जी किस फॉर्म में, ATP में, एडिनो ट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में, एनर्जी करेंसी जिसे कहा जाता है ATP, वो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला पॉइंट होगा कि ये जो है वो रेस्पिरेशन साइड है, सेल के रेस्पिरेशन साइड है। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एनर्जी बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसे एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो एक वन लाइनर में पूछ देता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, यहाँ रेस्पिरेशन होता है, ये एनर्जी बनाता है, दैट्स वाई इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसके बारे में पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी। फिर ये डबल लेयर होते हैं, और अंदर का जो फोल्ड है उसको क्रिस्टिया कहते हैं, और जो इसके अंदर जो लिक्विड होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं। और ये एक प्रोकार्योटिव सेल है जो कि यूकार्योटिव के अंदर होते हैं। ठीक है, और इस सेल का रेस्पिरेशन का ये साइट है,
और एनर्जी बनाता है और इसीलिए इसी को पावर हाउस कहते हैं। इतना पॉइंट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज किसे कहते हैं। इसको बेसिकली डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने। ये इस तरह से ट्यूब टाइप के, छोटे छोटे ट्यूब टाइप के होते हैं और ये प्लांट में क्या होता है ना, ये ज़्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए इसको हम डिक्टोसम कहते हैं। तो ये पूछ लेता है ये लाइन कि प्लांट में गोल्जी बॉडीज को क्या कहा जाता है, तो डिक्टोसोम्स कहा जाता है क्योंकि उनमें ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मटेरियल को पैकेज करना हो या स्टोर करना हो या प्रोसेस करना हो, तो ये सारा काम करते हैं गोल्जी एपरेटस। और सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या लाइसोसोम को, तीनों को बनाने का काम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल या लाइसोसोम को कौन बनाता है, तो ये गोल्जी एपरेटस या गोल्जीज बॉडीज़ ही बनाते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कवरी पहला कैमिलो गोल्जी ने किया है। ये प्लांट में जो है ज़्यादा नंबर में होता है, इसको डिक्टोसोम्स कहते हैं। ये कोई भी मटेरियल को स्टोर, प्रोसेस और पैकेज करते हैं। और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम को बनाने में कौन हेल्प करते हैं, गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, फिर एक और ख़ास इसका इम्पोर्टेंस है कि जैसे कोई सिंपल शुगर है, उसको वो क्या करेंगे, उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में करेंगे कन्वर्ट। तो यहाँ लिखा है ये जो है वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, किससे, सिंपल शुगर से, और फिर वो प्रोटीन से कंबाइन कर देंगे। और प्रोटीन से मतलब शुगर को प्रोटीन से कंबाइन करके ये क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे जानते हैं ग्लाइकोजन क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो ये मिला और प्रोटीन मिला, दोनों को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बनाए। ठीक है, ये बात यहाँ कहा गया है। तो ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स शुगर प्रोटीन से मिल के जाके ग्लाइको प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन कौन बनाता है, बेसिकली ये राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज़ के बारे में हमने डिस्कवरी पढ़ा, कैमिलो गोल्जी डिस्कवरी की है। प्लांट में जो है ये ज़्यादा नंबर में होते, इसीलिए इसको डिक्टोसम्स कहते हैं। इसका फंक्शन है कि मटेरियल को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, पैकेज करता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या लाइसोसोम के बनने में ये ज़रूरी है। और ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर में बनाता है, फिर ये कॉम्प्लेक्स शुगर प्रोटीन से कंबाइन होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो बेसिकली जैसे ये सेल हमारा हुआ, यहाँ पे निकले, तो ये क्या होता है, एक इसका भाग इस तरह से रहता है, इसका सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा और एक इसका न्यूक्लियस से अटैच रहेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन हो गया, गोल्जी हो गया सिंगल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स हो गया और प्लांट में वैक्यूल हो गया। ये मैंने बताया आपको पहले ही। तो ये वही बात लिखा हुआ है और इसमें आगे मैं पढ़ाऊँगी, इसमें मे भी नहीं लिखा है। इसमें दो तरह के होते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ होते हैं। रफ इसीलिए होते हैं क्योंकि उसके ऊपर जो छोटे छोटे हैं ना, ये राइबोसोम चिपके होते हैं, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। दैट वाई ये रफ रहता है। और ये और सॉफ्ट वो इसीलिए क्योंकि उसमें जो जितने भी हमारे ड्रग्स मेडिसिन है उसमें डिटॉक्सिफाई होते हैं, इसीलिए वो है। दो है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि एक अटैच रहता है सेल मेम्ब्रेन से और एक न्यूक्लियस से अटैच रहता है। इसका क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है, मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कोई भी सेल का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये मैंने बताया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में कि डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है। तो पैलेडे ने इनका डिस्कवरी किया है। ये छोटे छोटे ग्रैनुअल्स जैसे कि हर जगह होते, फ्रीली स्टेट में भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि इस तरह से थे, उनके ऊपर भी छोटे छोटे होते। इस कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने रफ कहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ठीक है, और ये किस चीज़ से बने थे, ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस, देखिए प्रोटीन से तो सब बना है, लेकिन ये बात याद रखना है कि प्रोटीन प्लस आरएनए से बना होता है, नॉट डीएनए, आरएनए। और एक और चीज़ राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक में आ जाता है कि प्रोटीन कौन बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है। और ये राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, ये आरएनए का। और राइबोसोम होता कहाँ है, ये राइबोसोम कहाँ से बनता है, तो ये बनता है न्यूक्लियस से। ठीक है, फिर लाइसोसोम जानते हैं, तो लाइसोसोम को ड्यूडिक ने डिस्कवर किया था। ये एक सैक टाइप का इस तरह होता है और ये भी सिंगल मेम्ब्रेन, जैसे कि सिंगल मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडीज़ हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पता है कौन बनाते हैं, ये बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और जब ये बना दिए एंजाइम्स को तो ये जाता है गोल्जी एपेरेटस के पास। गोल्जी बॉडीज़ जो है ना उसको पैकेज करके लाइसोसोम का रूप दे देता है, इसीलिए हम कहते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ लाइसोसोम बनाता है। बट लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है जिसके कारण बेसिकली लाइसोसोम क्या करता है ना, कोई अगर सेल ख़राब हो रहे तो उस पर वो अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से डाल देता है और उस जो सेल है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो एंजाइम्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं और पूरी तरीके से जिसको पैकेज करके पूरा प्रोसेस करके बना रहे हैं गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है एंडोप्लाज्मिक, इनका फंक्शन क्या है कि ये इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं, साथ ही साथ जो एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, इंटायर सेल को उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी कारण इसका बहुत सा नाम है, सोसाइटल बैग हो या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, फिर स्कैवेंजर्स हो, डिस्पोजेबल हो, बहुत सारे एटम बम भी, ये सब सारा इसका नाम है। इस टाइप का कोई भी नाम देखे ना कि हाँ कुछ डाइजेस्ट कर, एटम बम ख़त्म कर दिया, तो उस टाइप का सारा नाम इन्हीं का है। ठीक है, लाइसोसोम्स का। और यहाँ पे कुछ लिखा है कि आरबीसी, मैमल्स के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। एक्चुअली मैमल्स के आरबीसी में जो भैंचर होते हैं उनके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। हीमोग्लोबिन जो आयरन उसको ले जाता है ताकि वो, क्योंकि ये सब होंगे तो फिर वो आगे स्मूथली नहीं बढ़ पाएगा, इसमें कोई भी चीज़ नहीं होते हैं हमारे आरबीसी में उभयचर के मैमल्स के। ठीक है, तो अब हम सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया था बोवेरी ने। ठीक है, बोवेरी ने इन्हें डिस्कवर किया था। और ये सेंट्रोसोम जो है वो प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। बेसिकली करता क्या है, सेल डिवाइड करता है। ठीक है ना, एक सेल से दो सेल, दो सेल की सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल कहीं का ख़राब हो गया, जैसे कि लीवर, जो लीवर का है ना बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीज़न होता है, कहीं चोट भी लग जाए तो वो तुरंत वो सेल बना देता है। तो ये जो सेल बनाता है, डिवीज़न करता है, एक पे एक, दो तीन, ये सेंट्रोसोल का काम है। और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है। इसमें क्या होता है ना, दो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से ये दो होते हैं ऐसे, यहाँ पे सेंट्रोमियर होते हैं और ये टेलोमियर होते हैं। इस तरह से दो का ये होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, जैसे मैंने कहा। फिर हम लोग बात करते हैं प्लास्टर्स का। तो प्लास्टर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। तीन तरह का होता है, क्लोरो, क्रोमो, लीको। क्लोरो मतलब कि उसमें ग्रीन कलर है, क्रोमो मतलब बहुत सारा कलर है, और ल्यूको मतलब कलरलेस है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जैसे हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसी उसी को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें मैं बताती हूँ। बेसिकली एक होता है थैलेकॉइड, मतलब लीव्स के अंदर थैलेकॉइड। और जब ये थैलेकॉइड इस तरह से स्ट्रेच होता है, कॉइन की तरह होता है, ये जब बहुत सारे मिलते हैं इसको हम ग्रैनम बोलते हैं। ठीक है, इसी में जो होता है वो हमारा फोटोसिंथेसिस का काम होता है। और जो साइड में जो भी लिक्विड टाइप का है ना, साइटो मतलब लिक्विड टाइप का, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, इस जो है ना इसमें होता है लाइट रिएक्शन, यानी ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है, इसमें डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो दो यूनिट से बन के मिलते हैं। मैंने ग्राना कहा और स्ट्रोमा कहा। ग्राना जो है वो क्या होता है, सैक टाइप का, इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं थैलेकॉइड। और बहुत सारे थैलेकॉइड जब मिलते हैं, यानी कितने थैलेकॉइड, 2 से 50 थैलेकॉइड जब मिलते हैं तो वो ग्रैनम बनाते हैं। ग्रैनम लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के, वही डार्क रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट थैलेकॉइड में होता है और बहुत सारे थैलेकॉइड, 2 से 50 थैलेकॉइड जब मिलते हैं, मतलब 20 से 50, तो वो ग्रैनम बनाते हैं। और इसी ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है, और जो रेस्ट पार्ट बचा डार्क वाला वो स्ट्रोमा होता है, यहाँ डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर देता है प्लांट को, और ये फोटोसिंथेसिस। फिर क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे कलर, जैसे हम बोलते हैं लाइकोपीन, जैसे रेड, जो टमाटर है उसमें रेड कलर कैसे होता है, वो लाइकोपीन के कारण होता है। उसके बाद जो प्लांट है उसमें येलो या ऑरेंज कलर कैसे होता है, कैरोटीन के कारण, जैसे कि कैरेट। फिर शुगर बीट है, उसमें रेड कलर कैसा होता है, तो बीटाडाइन के कारण ये है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ना वो स्टार्च हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, ये तो ये सबको स्टोर करने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स में या अंडरग्राउंड स्टेम्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, फिर आते हैं वैक्यूल के बारे में। ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, और प्लांट में क्या होता है, ये बड़े होते हैं। प्लांट में ये बड़े होते हैं, बट एनिमल में ये छोटे साइज़ के होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, कि वाटर बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। और साथ ही साथ वैक्यूल क्या करते हैं कि जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको स्टोर करते हैं।
वैक्यूल रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, न्यूक्लियस का बात करें तो ये स्फेरिकल होता है। एनिमल सेल में ये क्या होता है ना कि एनिमल सेल में ये बीच में होता है, लेकिन वही प्लांट सेल में ये पेरिफेरी साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये डबल लेयर से होता है, जैसे कि मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर से होता है, ये भी डबल लेयर से। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होते हैं, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म, और न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन ये जब मिलता है ना तो ये न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलते हैं तो क्रोमैटिन बनाते हैं। और जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमैटिन क्या होता है, ये टूट जाते हैं और फिर वो क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्म करते हैं। इसी लाइन को यहाँ पे लिखा है। और जो भी सेल का एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस ही देखता है, इसलिए कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो ये न्यूक्लियस को कहते हैं। क्रोमैटिन बोले या फिर क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करता है। अब न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी डीएनए होता है, ठीक है। इसीलिए प्लांट में क्या होता है ना, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, क्योंकि प्लांट में प्लास्टिड भी है ना, मतलब क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। फिर यहाँ डिफरेंस है प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में, कि प्लांट सेल जो होता है वो बड़ा साइज़ में होता है, जबकि एनिमल सेल जनरली स्मॉलर रहता है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज काइटिन का बना होता है, और एनिमल सेल में सेल वॉल होता नहीं है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होते हैं। वैक्यूल बड़े होते हैं प्लांट सेल में, उसमें छोटे होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बात लिखा हुआ है कि जो सेल जो है वो फूल जाता है, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस बाहर से जो अंदर आते हैं वाटर, उसके कारण। और जो प्रोसेस है एम्बिएशन का वो दोनों में होता है। इसका मतलब जो इनिशियल स्टेप होता है सीड के जर्मिनेशन का, उसमें डिफ्यूज़न और कैपिलरी एक्शन दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। फिर सेल जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर हाइपोटोनिक होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हाई, तो उसमें बढ़ जाता है। और साथ ही एक पॉइंट और है कि फ्रेश एग जब उसको हम सॉल्ट में रखते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।